हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 कंबशन। हमें आज स्टार्ट करना था फ्लेम वाले पार्ट से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। आज की क्लास में ये खत्म हो जाएगा, काफी छोटा लेसन था। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइजेस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है फ्लेम। सो व्हाट इज फ्लेम? हम फ्लेम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम सबको जनरली पता है फ्लेम होती क्या है। हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं फ्लेम को, हम आग बोल देते हैं कि वहां पे देखो आग जल रही है, देयर इज फ्लेम। हम उसे आग बोल देते हैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में। लेकिन असल में फ्लेम क्या होता है? फ्लेम इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस। रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस, तो वो जगह जहाँ पे गैसेस जल रही हैं, मतलब जहाँ पे फ्यूल जल रहा है, जहाँ पे गैसेस जो रिलीज हो रही है वो जल रही हैं, उस एरिया को हम कहते हैं फ्लेम। क्योंकि हम सबको पता है फ्लेम जो है वो एक सॉलिड सब्सटेंस नहीं है। फ्लेम इज नॉट अ सॉलिड सब्सटेंस। फ्लेम क्या होता है? अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसके ऊपर जो आग जल रही होती है उसे हम फ्लेम कहते हैं। इस वाली रीजन को हम फ्लेम कहते हैं। सो फ्लेम इज नॉट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। फ्लेम क्या है? फ्लेम एक वो एरिया है या वो रीजन है जहाँ पे गैसेस बर्न होती हैं। आई होप आपको फ्लेम की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब फ्लेम जो होती है, जैसे लाइटेड कैंडल के ऊपर सबसे बेसिक जहाँ हम फ्लेम देखते हैं वो है लाइटों के ऊपर, लाइटेड कैंडल के ऊपर। तो उसकी 3 अलग अलग जोन होती हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये जो पार्ट है हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्लेम की डेफिनेशन भी और फ्लेम की जो 3 जोन्स हैं ये भी। तो सबसे फर्स्ट जोन है हमारे पास इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन होती है जिसमें सिर्फ अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स होते हैं। और वो अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स कहाँ से निकलते हैं? मोल्टन वैक्स से। हमने देखा है जब हम उसको जलाते हैं, कैंडल को जलाते हैं, कैंडल को, तो उसके जो वैक्स होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। वो वैक्स मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब वो जो वैक्स मेल्ट हो रही है इसे हम कहते हैं मोल्टन वैक्स। वो क्या रिलीज करती है? अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स। वो वेपर्स रिलीज करती है जो जले नहीं, दैट आर नॉट बर्न्ट। अब जब वो वैक्स वेपर्स जले नहीं तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। अब वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब नीचे तो कुछ जला ही नहीं ना। वैक्स वेपर्स, मतलब जो अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ चले गए, तो नीचे की तरफ तो कुछ बचा ही नहीं जिसमें हीट लगे, मतलब जो जले। अब नीचे की तरफ जब कुछ बचा ही नहीं, तो दैट इज व्हाई इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये फ्लेम का कोल्डेस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे ठंडा पार्ट जहाँ पे गर्माहट सबसे कम होती है। क्यों? रीजन वही है क्योंकि वहां पे अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स जो हैं वो नहीं होते, वहां पे वो रिलीज होते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब वो ऊपर की तरफ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम आगे जोन्स पढ़ने वाले हैं उनमें हीट होगी क्योंकि वैक्स वेपर जो है वो ऊपर की तरफ गए हैं। सो सेकंड हमारा आता है मिडल या फिर ल्यूमिनस जोन। तो मिडल जोन या फिर हम ल्यूमिनस जोन कह सकते हैं। ल्यूमिनस जोन होता है जहाँ पे लाइट आती है। ल्यूमिनस जोन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ल्यूमिनस? लाइट। तो वो एरिया जहाँ पे लाइट हमें विजिबल होती है उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस जोन या फिर मिडल जोन। कैंडल का मिडल जोन बेसिकली जो हम देखते हैं वो मिडल जोन ही देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कैंडल में जब हम दूर से देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमें क्या चीज दिखती है? येलो कलर उस फ्लेम का, वो मिडल जोन है। अगर हम थोड़ा पास से देखते हैं तो हम देखते हैं येलो के ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्लू भी है, तो वो नेक्स्ट लेयर आ जाती है आउटर मोस्ट, जिसमें इतनी लाइट नहीं होती, उसे हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। इस वाली जोन में क्या होता है? पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स वेपर होता है। मतलब वैक्स वेपर्स थोड़े थोड़े ऊपर आए और जो बीच, मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कैंडल की ऐसे फ्लेम जल रही है, ये विक है। मैंने नीचे डायग्राम बनाया, उसमें आपको पूरा समझाऊंगा अभी। तो यहाँ से वैक्स वेपर्स निकले इनर मोस्ट जोन से, यहाँ पे बिल्कुल जले नहीं। ये अगर मैंने रफली ऐसे 3 लेयर बना दी तो यहाँ पे नहीं जले वैक्स वेपर्स। यहाँ पे नहीं जले, क्या हुआ? ऊपर गए, यहाँ पे थोड़े थोड़े जलने लगे। यहाँ पे क्या हुआ? अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स थोड़े थोड़े जलने लगे, और ये हो गया हमारा मिडल जोन। और फिर जब सबसे ऊपर गए तो पूरे इंटायरली पूरे के पूरे जल गए, और वो हो गया हमारा आउटर मोस्ट जोन। तो ये जहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है, वैक्स वेपर्स का पार्शियल कंबशन हो रहा है विद लिबरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी। अब ये पार्शियल जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है? लिबरेशन हो रही है बहुत सारी एनर्जी की, मतलब बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। ये क्या होती है? हॉटर होती है इनर जोन से और येलो होती है कलर में। जो वैक्स वेपर होते हैं वो पार्शियली डिकम्पोज इनटू कार्बन पार्टिकल्स। तो यहाँ पे भी फुल डिकम्पोजिशन या फुल बर्न नहीं होते, वो पार्शियली डिकम्पोज होते हैं इनटू कार्बन के पार्टिकल्स में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आउटर मोस्ट जोन, जिसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन ये दूर तक रोशनी नहीं देता। मतलब अगर हम दूर से देख रहे हैं तो हमें ये ब्लू फ्लेम नहीं दिखेगी।
और ये क्या है, इट इज अ जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, इट इज अ जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। तो विच जोन इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन? आउटर मोस्ट जोन। क्यों? इसमें क्या क्या होता है, वैक्स वेपर्स भी जल जाते हैं जो ऊपर आए हैं, और जो मिडल जोन से कार्बन पार्टिकल्स हैं वो भी जल जाते हैं। ये इसीलिए ये हॉटेस्ट होती है, क्योंकि इसमें वैक्स वेपर्स भी निकल रहे हैं नीचे से। मान लो ये सबसे नीचे वाली है, मिडल वाली है, अपर वाली है, तो सबसे नीचे से तो वैक्स वेपर्स आ रहे हैं, बीच से कार्बन पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, तो इस वाली लेयर में तो दोनों जल रहे हैं, इस वाली लेयर में दोनों का कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट रिलीज होती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द फ्लेम मिक्सेस विद वैक्स वेपर। अब जो फ्लेम के साइड में जो यहाँ से एयर आ रही है, ये मैं आपको पूरा प्रॉपर डायग्राम में बताता हूँ। जो यहाँ साइड से जो एयर आ रही है, कहाँ से? ये वाली यहाँ साइडों से जो एयर आ रही है, जो इसके अंदर एंटर हो रही है, ये क्या करती है, ये कंप्लीटली बर्न कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कंप्लीटली बर्न कर देती है कार्बन पार्टिकल्स को टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए। एंड वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रिलीज होता है? वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं। एंड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसका मैं ब्रीफ आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये कैंडल का डायग्राम है जो आप ड्रॉ, ये ऑफिशियल डायग्राम है जो आप बना भी सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 जोन्स हमें दिख रही हैं। ये सबसे नीचे वाली जो है, ये वाली है डार्क जोन या फिर इनर मोस्ट जोन, जिसमें अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लैक कलर की होती है। उसके ऊपर आता है हमारा येलो ल्यूमिनस जोन, मिडल जोन, या फिर मैं इसे थोड़े अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये हमारे पास आता है मिडल जोन, जिसमें पार्शियल कंबशन होता है। और सबसे ऊपर आता है हमारे पास आउटर जोन, जो ब्लू कलर का होता है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है। ये हॉटेस्ट पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है वो मॉडरेटली हॉट है, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो लीस्ट हॉट है। तो यहाँ पे हमने कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब हम चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा फ्लेम और उसके मतलब फ्लेम और लेयर्स ऑफ फ्लेम हमने पूरा कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट 5 मार्क्स का, या जितने भी मार्क्स से हाईएस्ट आपका क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट पूरा का पूरा ये आ सकता है, व्हाट इज द फ्लेम एंड डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ फ्लेम या फिर कैंडल ऑफ फ्लेम। तो आगे हम चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है फ्यूल एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो व्हाट इज अ फ्यूल और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? फ्यूल हमें पता है, हमने फर्स्ट क्लास में मतलब पिछली क्लास में ही पढ़ा था। फ्यूल क्या होता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस को ही फ्यूल कहते हैं। वो सब्सटेंस जो बर्न होने पे हीट और लाइट एनर्जी रिलीज करता है, जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फ्यूल। तो अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या ऐड हो गया इसके साथ? फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीटली बर्निंग 1 किलो, ये डेफिनेशन एज इट इज याद रखनी है, सॉरी मैंने आपको बीच में रोक दिया। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीटली बर्निंग 1 kilogram of fuel in pure oxygen is called calorific value of a fuel। तो ये इसमें जो मैंने वर्ड्स ये अंडरलाइन किए हैं 1 किलोग्राम और प्योर ऑक्सीजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीटली बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो ना वो इसमें 1 किलोग्राम मेंशन करते हैं, ना वो प्योर ऑक्सीजन मेंशन करते हैं। तो बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या हीट कह लें हम, जो प्रोड्यूस होती है बाय कंप्लीटली बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन। फ्यूल होना चाहिए 1 किलोग्राम का और प्योर ऑक्सीजन होना चाहिए, तो जो वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा उसे हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। अगर मान लो हम 1 किलोग्राम नहीं हाफ किलोग्राम फ्यूल ले रहे हैं, प्योर ऑक्सीजन में नहीं, ऐसी एयर में बर्न कर रहे हैं, तो उसकी जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी इट विल नॉट बी इक्वल टू द कैलोरीफिक वैल्यू। सो अगर हमसे कैलोरीफिक वैल्यू पूछा जाए तो हम प्रॉपर यही लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है किसी भी फ्यूल की, उतना ज्यादा वो एफिशिएंट होता है, मतलब वो उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। मोर द कैलोरीफिक वैल्यू मोर इज द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल्स पर किलोग्राम। ऐसा यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू की किलोजूल्स पर किलोग्राम, मतलब कितना किलो जूल एनर्जी दे रहा है और अपॉन कितने किलोग्राम में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है एक गुड फ्यूल की? सो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। फर्स्ट हमारे पास है इट शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल। जो फ्यूल है वो चीप होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए कंपेरेटिवली, क्योंकि अगर ज्यादा महंगा होगा तो उसमें हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। हम फ्यूल को क्यों यूज करते हैं? किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर या फिर किसी भी चीज को बनाने में हमें अलग अलग प्रोसेस में यूज करते हैं। अब अगर वो महंगा होगा तो उससे हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, तो वो चीप होना चाहिए और रेडिली अवेलेबल भी होना चाहिए। रेडिली अवेलेबल मतलब इजीली मिल जाना चाहिए।
जैसे अभी कोल एंड पेट्रोलियम है, ये इजीली नहीं मिलते, हमारे पास हैं और भी हैं इस अर्थ के अंदर, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाते अच्छे से, तो दैट आर नॉट रेडिली अवेलेबल। तो वो चीप भी होने चाहिए और रेडिली अवेलेबल भी होने चाहिए। इट शुड बी इजी टू स्टोर, उन्हें स्टोर करना इजी होना चाहिए। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, अभी अभी हमने पढ़ा। इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ऑन एज पॉल्यूटेंट्स, मतलब वो एक क्लीन फ्यूल होना चाहिए, it should be a clean fuel. Fifth, it should not have low ignition temperature. It should have low ignition temperature but not below room temperature. मतलब उसका ignition temperature इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जैसे डायमंड वगैरह का होता है कि इतना ज़्यादा हीट करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। तो ना इतना ज़्यादा होना चाहिए, ना सोडियम और पोटेशियम जितना कम होना चाहिए कि वो रूम टेम्परेचर पे ही बर्न कर दें। उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए वो 70, 80, 90, 100 इन्हीं की रेंज के बीच में होना चाहिए, तो इजीली इग्नाइट हो सके। एंड सिक्स्थ, इट शुड अंडरगो कंप्लीट कंबशन एंड शुड बी कंट्रोलेबल, उसमें कंप्लीट कंबशन होना चाहिए और वो एक हद तक कंट्रोलेबल होना चाहिए, मतलब कि हम उसे कंट्रोल कर सके, हमें कहाँ पे कितना फ्यूल में यूज करना है। तो ये हमारे पास वो होती है प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अब आइडियल फ्यूल अगर हम अपने रियल लाइफ में देखें तो ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो ये सारी चीजें मतलब ये सारी चीजें जितनी भी हमने पॉइंट्स पढ़े इन सबको फॉलो करे। तो जो सबसे ज्यादा आइडियल इस वक्त है, जिसको हम कह सकते हैं आइडियल, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस जो लो इग्निशन टेम्परेचर भी फॉलो करती है, चीप होती है, रेडिली अवेलेबल है, हाइड्रोजन हमारे आसपास मिल जाती है, मतलब आसपास मतलब एटमॉस्फेयर में हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। गैस है तो स्टोर करना इजी होता है, पाइप्स वगैरह में स्टोर कर सकते हैं। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। वो हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करता, उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो वाटर होता है जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, जबकि वो यूजफुल है। उसका लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब उसका लो इग्निशन टेम्परेचर है और ना ज्यादा, मतलब इतना कम भी नहीं है, रूम टेम्परेचर से कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, और वो कंप्लीट कंबशन होता है। उसमें जब भी हम उसे बर्न करते हैं तो हमेशा ब्लू फ्लेम निकलती है, एकदम प्योर कंबशन होता है और वो कंट्रोलेबल होता है। बस इसमें दिक्कत ही होती है, मैंने लास्ट चीज गलत बोल दी, वो कंट्रोलेबल नहीं होती। जो न्यूक्लियर वेपन्स जो हम यूज करते हैं इसमें हाइड्रोजन वगैरह का यूज होता है, तो ये चीजें जो होती है कंट्रोलेबल नहीं होती। दैट इज वाई इसमें भी कुछ खामी है, हाइड्रोजन को हम अभी यूज नहीं कर पाते, नहीं तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट आइडियल फ्यूल। उसके अलावा सीएनजी वगैरह भी काफी हद तक आइडियल फ्यूल्स में ही मानी जाती हैं, लेकिन वो भी कभी कभी हार्मफुल गैस रिलीज कर देती है। सो प्रैक्टिकली देयर इज नो एन गुड फ्यूल या फिर आइडियल फ्यूल, प्रैक्टिकली कोई नहीं है, हाइड्रोजन ही है जिसे हम कह सकते हैं इट इज एन आइडियल फ्यूल। उसके बाद हमारा एक पॉइंट है, गैसियस फ्यूल्स जो होते हैं आर द बेस्ट एज कम्पेयर टू अदर स्टेट ऑफ फ्यूल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए डैश फ्यूल्स आर द बेस्ट, तो कौन से फ्यूल? गैसियस फ्यूल्स। और क्यों, रीजन पूछा जाए, फर्स्ट गैसियस फ्यूल्स आर सप्लाइड इन सिलेंडर्स और थ्रू पाइपलाइंस, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉजेस लोड। अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग से बड़े बड़े ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, टैंकर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये इजीली घरों में गैसियस फ्यूल्स जो होते हैं वो पाइप्स के थ्रू पहुंचाए जा सकते हैं। गैसियस फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड डू नॉट लीव बिहाइंड एनी एश और सॉलिड रेजिड्यू ऑन कंबशन। ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन है, गैस है, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, ये कोई भी ऐश अपने बिहाइंड, मतलब कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता है इनका, जब ये जलते हैं तो कुछ भी पीछे नहीं बचता, पूरा का पूरा जल जाते हैं और सॉलिड रेजिड्यू भी नहीं छोड़ते, मतलब कुछ भी चीज पीछे नहीं छोड़ते। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, गैसियस फ्यूल्स प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस। जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं जब हम उन्हें बर्न करते हैं तो लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, मतलब निकल सकती हैं लेकिन कम से कम, सॉलिड और लिक्विड से काफी कंपैरेटिवली कम निकलती हैं। और लास्ट पॉइंट, गैसियस फ्यूल्स कैन बी इजीली इग्नाइटेड, हम उसे इजीली इग्नाइट कर सकते हैं जस्ट बाय अ स्पार्क एंड द अमाउंट ऑफ कंबशन कैन बी कंट्रोल्ड। ये पॉइंट आप डेली लाइफ में अपने घरों में देख सकते हैं, किचन में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, तो वो एक गैस है, उसे हम एक लाइटर से इग्नाइट करते हैं। लाइटर में क्या होता है, बस एक चिंगारी निकलती है हल्की सी, उससे वो इग्नाइट हो जाती है। और जैसे जैसे हम उसके जो वो जो नीचे वो लगे होते हैं ना, जिनसे हम गैस को कंट्रोल करते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, उन्हें हम कंट्रोल वाल्व्स कहते हैं, कंट्रोल वाल्व्स। सो हम इनके थ्रू उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये चार पॉइंट हमें याद रखने हैं कि व्हाई गैसेस आर कंसिडर्ड एज बेटर फ्यूल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स, और आई गेस ये हमारा लास्ट ही टॉपिक है। यस, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स क्या होते हैं भाई? फ्यूल्स के हमने इतने सारे यूज पढ़े, हमारे हर जगह हम फ्यूल्स का यूज करते हैं, तो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट देखते हैं, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे कार्बन के फ्यूल्स होते हैं।
जब ये बर्न किए जाते हैं तो ये कंप्लीटली बर्न नहीं होते, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स छोड़ देते हैं एयर में, ठीक है, और वो एयर के साथ मिलके स्मोक बना देता है। और स्मोक के तो हम सबको डिसएडवांटेजेस पता ही है, विच अल्टीमेटली कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है स्मोक। एंड ये इक्वली हार्मफुल होता है प्लांट्स को और एनिमल्स को, मतलब ये हमें तो हार्मफुल है ही, साथ में प्लांट्स और एनिमल्स को भी हार्मफुल है। ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ये एयर में रिलीज हो जाते हैं, फिर ये एयर के साथ मिलकर स्मोक बनाते हैं, तो ऐसे प्योर एयर भी वो हो जाती है, प्योर एयर भी हार्मफुल हो जाती है और स्मोक प्रोड्यूस हो जाती है ज्यादा अमाउंट में। सेकेंड पॉइंट है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है फ्यूल्स का या कार्बन के फ्यूल्स का, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है? वेरी पॉइजनस गैस। स्मॉल अमाउंट ऑफ इट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, while large amount of it can cause death। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। बहुत पॉइजनस गैस है, थोड़े अमाउंट में हो तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ज्यादा अमाउंट में हो तो डेथ भी हो जाती है। मे बी फैटल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। एक्सेस ऑफ दिस गैस ट्रैप्स हीट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड रेजेस द टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि कंबशन जो ज्यादातर फ्यूल्स का जो कंबशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो सही होती है प्लांट्स वगैरह के लिए, फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन अगर ये एक्सेस हो जाए तो ये क्या करती है, हीट एनर्जी को सन से ट्रैप कर लेती है, मतलब अर्थ के अंदर तो आ जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर लेयर बना लेता है, तो ये वापस ऊपर नहीं जा पाती है। अर्थ के अंदर ही हीट जो है, ये सन से जो हीट आ रही है ये यहीं रह जाती है अंदर की तरफ। तो इससे क्या हुआ कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हुआ, ग्लेशियर्स मेल्ट करने लग गए। ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, सी लेवल बढ़ जाएगा, पानी बन जाएंगे, वो सी लेवल में चले जाएंगे, सी लेवल बढ़ जाएगा, जिससे फ्लड्स कॉज होंगे। और इस पूरे प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हम कहते हैं आजकल ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, तो इसका मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हीट जो है वो सन से जो आ रही है वो वापस बाहर नहीं जा पा रही है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं, वाटर लेवल राइज हो रहा है। अगर ये जल्दी नहीं रोका गया तो इट विल कॉज मेजर फ्लड्स, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस मैं आपको बताऊं एक और बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। ये बहुत ही सफोकेटिंग गैस है, मतलब अगर इसमें ज्यादा देर तक रह ही नहीं सकते इस गैस में, हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इट ऑल्सो डिजॉल्व्स इन वाटर वेपर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। अब कोल और डीजल से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो काफी सफोकेटिंग गैस है। अब इतना तो था, इसके बाद क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ये वाटर वेपर्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जाएगी हवा में, वहां पे काफी सारे वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये क्लाउड्स में मिल जाएगी, क्लाउड्स के जो वाटर है उसे पोल्यूट करेगी। फिर जब रेन होगी तो उस रेन को हम कहेंगे एसिड रेन। मतलब ये जो एसिड है ये एसिड रेन की फॉर्म में नीचे गिरेगा, और इसमें एसिड है तो ये बिल्डिंग्स को, ट्रीज को, प्लांट्स को, इन सबको हार्म करेगा। ये चार डिसएडवांटेज हमने पढ़े फ्यूल्स को यूज करने के। और लास्ट में इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, जो सीएनजी है वो डीजल और पेट्रोल को, इसी पॉइंट का ये है कि सीएनजी को हम यूज करते हैं, इसीलिए हम सीएनजी को यूज करते हैं डीजल और पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि वो लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकालता है एंड इट इज अ क्लीनर फ्यूल, वो क्लीनर फ्यूल है। तो अगर आपसे ये ज्यादा नंबर में पूछा जाए तो पहले आप डीजल और कोल, मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह का हार्मफुल इफेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद लिख सकते हैं सीएनजी जो है वो रिप्लेस क्यों हो रहा है, बिकॉज इट प्रोड्यूस लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स एंड इज अ क्लीनर फ्यूल। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 ही वीडियोस में खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस।